गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत यूनिट 5 में स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज के अंतर्गत नेशनल स्ट्रैटेजीज के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज देख चुके हैं जो कि महिलाओं से रिलेटेड थे, उनके उत्थान से रिलेटेड था, उनके विकास से रिलेटेड था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज एट नेशनल लेवल। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे किस तरीके से व्यू रचना है। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल स्ट्रैटेजीज। ठीक, स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज के अंतर्गत हम लोग यूनिट 5 के अंतर्गत बात कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। देखिए, हम लोग शुरू से जान रहे हैं महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय रही है और न केवल उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया गया बल्कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी जो है काम किए जा रहे हैं, विभिन्न नियम विधि बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत हम लोग नेशनल स्ट्रेटेजीज में सबसे पहले बात करते हैं नेशनल वुमेन कमीशन 1990। ठीक है, वास्तव में हमारे पास संविधान है और भारतीय दंड संहिता के आधार पर भी महिला उत्थान से संबंधित या महिला अपराधों को कम करने का प्रयास निरंतर रूप से किया जा रहा है, किंतु केवल यहीं पर ही इसका अंत नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें भारतीय दंड संहिता या संविधान के अंतर्गत तो उसके बावजूद भी जो है अपराधों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए एक अलग से महिला संबंधित आयोग का गठन करना नितांत आवश्यक हो गया था और सभा में इसका जो प्रपोजल है वो भी रखा गया था, किंतु जो है जब तक कि साथ साथ ये भी बोला गया था कि जब तक कि यह आयोग गठित नहीं हो जाता तब तक संविधान की जो आर्टिकल 141 है उसके तहत जो है महिला से संबंधित जो अपराध है उसके लिए एक कानून के भांति काम करेगा और उसको न्याय दिलाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि जो 1990 में नेशनल वुमेन कमीशन जो है गठित किया गया जो कि महिला उत्थान से संबंधित कार्य करता है और जिसमें विभिन्न प्रकार के उपबंध थे, जिसके अंतर्गत प्रमुख अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे महिला या उनके अधिकारों से संबंधित या उन पर हो रहे अपराध से संबंधित जो चीज़ें हैं और उससे संबंधित जो नियम है उसको अन्वेषण करना और निरीक्षण करना इस आयोग का काम है। साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो है महिला से संबंधित या किसी राज्य के अंतर्गत महिला से संबंधित जो क्रिया विधि वहाँ पर जो चल रही है या फिर जो घटनाएं घट रही हैं तो उससे संबंधित वार्षिक रूप से या फिर आयोग जब मांग रहा है तब उसको जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ साथ उसमें सुझाव के अंतर्गत यह भी दिया गया है कि आप रिपोर्ट देंगे, साथ ही साथ उससे उस समस्या को हल करने के लिए उस समस्या से निजात पाने के लिए आप जो है सुझाव भी वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ महिलाओं पे हो रहे भेदभाव या फिर लैंगिक रूप से उसमें किसी भी प्रकार से गलत दृष्टिकोण जो डाला जा रहा है उससे संबंधित चीज़ों का निदान राष्ट्रीय स्तर पे और साथ ही साथ सुझाव भी वहाँ पर दिए जाना इम्पोर्टेंट है, ऐसा बताया गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं इसके अंतर्गत तो जैसे जेल प्रतिप्रेषण गृह है जहाँ पे महिलाओं को कैदी के रूप में रखा जाता है, तो वहाँ भी संबंधित प्राधिकारियों के भीतर उनके देख रेख या फिर रहन सहन को या फिर किसी प्रकार का उसमें कोई भेदभाव किया जा रहा है या फिर कोई अपराध किया जा रहा है जेल प्रतिप्रेषण गृह में, इससे संबंधित चीज़ों का भी वहाँ पे जो है हम प्राधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं और जानकारी वहाँ पे मांग सकते हैं। इस तरीके से ये जो है नेशनल वुमेन कमीशन 1990 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बताई गई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है महिलाओं के अधिकारों से संबंधित, उसकी स्वतंत्रता से संबंधित, उसकी सुरक्षा से संबंधित जितने भी रक्षोपाय हैं, जितना भी रक्षा से संबंधित उपाय हैं उसका इन लोग हमेशा अन्वेषण करते रहते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं और सुझाव भी प्रस्तुत करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इस तरीके से ये आयोग का गठन हुआ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण उपबंध वहाँ पे हमने देखा। दूसरा चीज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नेशनल वुमेन कमीशन वुमेन कमीशन
2001, ठीक है। 2001 के अंतर्गत बात करेंगे तो यहाँ पे हमने देखा एक चीज कि 1974 से लेकर, ठीक है, 1978 तक, ठीक है, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना है? पांचवी पंचवर्षीय योजना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए महिलाओं के जितने भी मुद्दे थे उसको कल्याणकारी करने के अलावा, है ना, मतलब उस योजना को कल्याणकारी रूप में परिवर्तित करने के अलावा विकास पर भी बल दिया गया, महिला के संबंधित विकास पर भी बल दिया गया, ठीक है। मतलब ना केवल उसका कल्याण हो बल्कि वो विकास की गति में आगे बढ़ सके महिला जो है ना, इस तरीके से उसको तैयार किया गया। और उसी के आधार पे एक घोषणा पत्र या फिर एक जो प्रपोजल है 2001 में महिला आयोग के द्वारा रखा गया, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें महिला आयोग का गठन कैसे हुआ, तो जाहिर सी बात है महिला आयोग का गठन जो है महिला से संबंधित या महिला अधिकार से संबंधित या महिला की रक्षा से संबंधित जो बंद है उन सबको करने के लिए यहाँ पे जो है महिला आयोग का गठन जो है किया गया 1990 में, ठीक है, 1990 में किया गया। इसके अंतर्गत जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993 में जो किया गया, ठीक है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993 में इस पाठ को जोड़ा गया और साथ ही साथ महिला उत्थान से संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप जो यहाँ पे किया गया। और उसके अंतर्गत प्रमुख बिंदु थे जैसे कि शिक्षा से संबंधित, तो प्रत्येक महिला को, लड़की को जो है शिक्षा तक पहुँचाना उनका उद्देश्य था। जो महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार के भेदभाव हो रहे थे लैंगिक दृष्टिकोण से, उन सबको दूर करने का प्रयास किया जाना इनका लक्ष्य था। साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो मुहैया कराना इनका प्रमुख बिंदु था। और किसी भी प्रकार का कोई भी लैंगिक पक्षपात, रूढ़िवादिता का जो मुख्य कारण समझ आता है उनको महिला के अंतर्गत, तो उन सबको दूर करने का प्रयास जो है महिला आयोग गठन 2001 के प्रमुख बिंदु थे। इसी प्रकार से हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, जिसके अंतर्गत नेशनल वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन 2016, इसका ड्राफ्ट हम लोग बात करेंगे, प्रारूप क्या बोलता है। तो इसमें क्या है, ये सब चीज़ों का गठन इसीलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं महिला अपराधों में बढ़ोतरी हमको देखने को मिला, जिस कारण से विभिन्न प्रकार के आयोग का यहाँ पे गठन किया गया। तो उसी संदर्भ में यहाँ पे जो नेशनल वुमेन कमीशन जो है 2016 के अंतर्गत जो है एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। और इस ड्राफ्ट को तैयार करने वाले किसकी अध्यक्षता में, वो थे मेनका गांधी। मेनका गांधी ने इसको ड्राफ्ट को तैयार किया, अध्यक्षता में उनकी तैयार हुई। और उसमें प्रमुख बिंदु रखा गया जिसके अंतर्गत खाद्य एवं पोषण संबंधित, शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित, ठीक है, लैंगिक रूढ़िवादिता की समाप्ति से संबंधित, पितृसत्ता के अंत से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपबंध उसमें किए गए थे जो कि महिला को उत्थान या महिला को प्रगति की ओर ले जाती हो, ठीक है। इन सब के अलावा जो है इन सब जो अधिनियम बनाए गए या आयोग बनाए गए उन सब के अलावा केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो है वो विभिन्न प्रकार के और योजनाएं जो है महिला उत्थान के लिए लाए हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सब चलिए अब हम बात करते हैं भारत सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के बारे में जो कि महिला कल्याण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जेंडर बजटिंग, ठीक है, जेंडर बजट के बारे में बात करेंगे। तो जेंडर बजट है क्या, जेंडर बजटिंग किसको बोलते हैं भाई, किसी भी जो देश है वहाँ पे महिला उत्थान से संबंधित जो नियम है या नियम प्रावधान जो है उसके अलावा उस देश में बजट में महिला कल्याण के लिए या शिशु से संबंधित कल्याण के लिए कुछ पैसों का या फिर कुछ राशि का जो है बजट में उल्लेख किया जाता है, जिसको हम जेंडर बजटिंग कहते हैं, जो कहीं ना कहीं लैंगिक रूप से जो भेदभाव किया जाता है उसके अगेंस्ट में या महिला के सर्वोत्तम कल्याण के लिए जो है वो उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जेंडर बजटिंग किसे कहते हैं,
जेंडर बजटिंग मतलब बजट में एक ऐसा भाग जहाँ पे महिला के कल्याण या शिशु संरक्षण से संबंधित कल्याण के लिए जो राशि जो है उल्लेख किया जाता है बजट के अंतर्गत, वो क्या कहलाता है, जेंडर बजटिंग कहलाता है। ठीक है, जेंडर बजटिंग जो है 2005 से भारत में, अगर हम इसके बारे में बात करें तो 2005 से इसको लागू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत दो भाग थे। बजट के अंतर्गत दो भाग थे, जिसमें भाग ए था और भाग बी था। भाग ए जो है वो महिला कल्याण के लिए 100% जो आय है वहाँ पे या स्रोत जो है राशि जो है वो पूर्णतः 100% जो किसके लिए, महिला के कल्याण के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, जेंडर बजट के अंतर्गत दो भाग बनाया गया भारत में, 2005 से लागू किया गया, जिसके अंतर्गत ए और बी भाग था। भाग आ और ब, भाग आ में जितना भी राशि था उसका पूरा 100% राशि जो है महिला कल्याण में उपयोग किया जाना है। और उसके बाद दूसरा जो भाग है उसमें कम से कम महिला कल्याण के लिए यहाँ का 30% राशि या 30% भाग जो है वो महिला के कल्याण के लिए उपयोग किया जाएगा। ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है ये नोटिस या ये जो बजट जो है जारी किया गया, और इस बजट को जो है हम यहाँ पे GRB भी बोलते हैं इसको, GRB जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। ठीक है, तो ये GRB को जो है अंगीकृत किया गया 2005 से ही किया गया है। और हम बात करें 2005 के बाद जो है तो लगभग इसको 16 राज्यों ने अंगीकृत कर लिया था। और जहाँ जहाँ अंगीकृत किया गया वहाँ पे एक चीज़ देखा गया कि कहीं न कहीं महिलाओं के या लड़कियों की शिक्षा में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, साथ ही साथ उसके आय के स्रोत बनने लगे और एक अलग ही जो महिला का अस्तित्व वहाँ पे निखर के आया। तो कहीं ना कहीं GRB काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसके तहत ही जो है महिला एक जो है नए आसमान को छूने के लिए तैयार हो सकती है। तो इसमें एक बहुत अच्छा प्रयास है भारत सरकार के द्वारा जो जेंडर बजटिंग के थ्रू यहाँ पे दिखा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा, वो क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से इसका शुभारंभ किया गया। ये केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में वहाँ पे शुभारंभ इसका किया गया, जिसके अंतर्गत जो है ऐसे राज्य जहाँ पे लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत ही कम है वहाँ पर इसको लागू किया गया। वहाँ के लगभग 100 जिलों में इसको एक साथ लागू किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भारत सरकार के द्वारा संचालित योजना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। जो शुरुआत है वो भी 22 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा जो है हरियाणा पानीपत जिले से ही शुभारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत जो है ये एक प्रकार का लघु बचत योजना है जो कहीं न कहीं उस लड़की के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। इसके अंतर्गत हम किसी भी डाकघर या फिर बैंक में 1000 राशि से खाता खोल सकते हैं, और ये जो है जन्म से 10 वर्ष के भीतर जो है इसको खोलना आवश्यक है, और 1000 रुपये की राशि के साथ खाता खोलना है, और लगभग इसका जो जमा करने की राशि है वो 14 वर्ष तक लगातार जमा करना है, और उस बीच में उसकी पढ़ाई से संबंधित कुछ या फिर मैक्सिमम 21 वर्ष या फिर मिनिमम 18 वर्ष उसके विवाह होने तक जो है ये संचालित रहेगा। ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है इस योजना में कि ये जो है प्रथम 2 बच्चियों के लिए ही वैलिड है, मतलब 2 से अधिक बच्चे लड़की जो है अगर पैदा होते हैं तो प्रथम 2 बच्ची के लिए जो लड़की है उसके लिए ये योजना जो है काफ़ी प्रभावशील रहेगी, उसके बाद के बच्चों के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना के बाद जननी सुरक्षा योजना जो है ये जो है 2005 से संचालित है। इसके अंतर्गत जो है जनन से संबंधित है ना समस्त सुविधाएं जो है या लाभ जो है उनको पहुंचाने का प्रयास किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है,
जनन संबंधी यहाँ पे जो सुविधाएं हैं उपलब्ध किया जाता है। पांचवा हम लोग बात करते हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम या फिर योजना, हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। ये जो है 1 जून 2011 से संचालित है। इसके अंतर्गत मातृत्व संबंधी लाभ उठाने वाले महिला साथ ही साथ उस शिशु दोनों को ही शल्य क्रिया के लिए, मुफ्त दवाओं के लिए एवं अन्य संबंधित जनन सुविधा, समस्त जनन सुविधा जो है उसको मुहैया करवाया जाता है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग छठवां पॉइंट बात करते हैं पीड़िता क्षतिपूर्ति स्कीम। पीड़ित स्कीम जो है ये 15 सितंबर 2015 से दिल्ली सरकार द्वारा जो है लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत जो बलात्कार से जो पीड़ित महिला है उसको पहले राशि दिया जाता था 3 लाख रुपया, उसको बढ़ाकर उन्होंने 5 लाख कर दिया। ठीक है। उसके बाद इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एसिड अटैक, आप जानते होंगे, सुने होंगे, एसिड अटैक से जो पीड़ित महिला है या लड़की है उसको पहले 3 लाख रुपया राशि दी जाती थी, जिसको बढ़ाकर इन्होंने 7 लाख कर दिया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है जो पीड़िता को कहीं ना कहीं मदद करने का प्रयास जो है सरकार के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग 7वां यहाँ पे बात करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है जो महिला या लड़की की शिक्षा दीक्षा से संबंधित है। ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि उसमें लड़की का जो जन्म है वो 1 जनवरी 2006 के उपरांत हुआ हो और उसके अंतर्गत उसको 5 बार जो है 5 वर्षों तक लगभग 6,000 रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय करने होंगे संबंधित परिवार को, जिसके द्वारा वो आगे समय में उसका उपयोग कर पाएंगे। इसमें से लड़की जैसे ही 6वीं कक्षा में प्रवेश करती है तत्काल उनको जो है 2,000 रुपये वहाँ पर प्रदान किया जाएगा सरकार के द्वारा। तत्पश्चात 9वीं कक्षा में जैसे वो प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे 4,000 उसको प्रदान किया जाएगा। फिर जैसे वो 11वीं में प्रवेशित होती है उसको 7,500 रुपये की राशि भुगतान की जाएगी। तत्पश्चात शेष राशि जो है 12वीं पास करने के उपरांत अथवा 21 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत जो है उसको समस्त राशि एक मुश्त जो है उसको प्रदान कर दी जाएगी। इस तरीके से हमने बहुत सारी योजनाएं देखी। इसके बावजूद भी बहुत सारी और योजनाएं हैं जो भारत सरकार के द्वारा संचालित हैं, चाहे वो पोषण से संबंधित हो, चाहे वो सशक्तिकरण से संबंधित हो, चाहे वो सबला किशोरी सबला योजना से अंतर्गत बात करें, ऐसे बहुत सारी योजनाएं, चाहे विरुद्ध हिंसा के अंतर्गत बात करें। तो इन सारी योजनाओं में से जो मुझे महत्वपूर्ण पॉइंट लगा मैंने उसको आपके सामने चर्चा करने का कोशिश किया। आगे की ऐसी कक्षाओं के लिए मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।